नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जोनटेक के बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सेगमेंट के अंदर। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सेगमेंट का एक ही मोटिव है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो हमारी प्रैक्टिस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पर हमें आंसर पता होते हुए भी कुछ बारीक मिस्टेक करने की वजह से हम उस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं और नेगेटिव साइड भी चले जाते हैं, और टोटल जो ग्रॉस स्कोर हमारा होता है उसके अंदर भी कमी आ जाती है। तो इस बिल्ट कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सेगमेंट के जरिए हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है उसको इंप्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यही इसका एक मोटिव है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज इस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को, और इसका कुछ बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे बहुत ढंग से और ध्यान से पढ़ना है। देखिए, जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं तो मैं हमेशा एक ही बात पर कंसर्न होता हूं। सबसे पहले मैं इसी बात पर जोर देता हूं कि सवाल को हमें बहुत ठंडे दिमाग से आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। एग्जाम जब देने जाएंगे तब वहाँ पर स्ट्रेटेजी हमारा थोड़ा सा अलग होगा। स्ट्रैटेजी अलग होने से मतलब है कि ऐसा नहीं कि वहाँ क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, बिना क्वेश्चन को पढ़े सीधा आंसर टिक करके आएंगे, ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब, चूंकि यहाँ अभी हमारे पास टाइम अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर अभी हमें क्वेश्चन के ऊपर टाइम खर्चना है। यानी पहले क्वेश्चन को समझना है कि वो हमसे कह क्या रहा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर एक कॉमा भी अगर लग जाता है तो उसका अर्थ जो होता है, मीनिंग जो होता है, वो चेंज हो जाता है। हम उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं कुछ और तरीके से, जबकि उसका आंसर निकल कर आता है कुछ और तरीके से। तो ये गलती हम ना करें, तो इस चीज़ को बड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। कह रहा है कि द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इट्स। अब देखिए, जो इस सवाल को सही से नहीं पढ़ेगा वो क्या सोचेगा कि यार वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की वो किस किस पे डिपेंडेंट होती है। तो उसको तो ये चारों ऑप्शन सही लगेंगे। अगर ऑप्शंस को पढ़कर हम देखें तो क्या है, पहला है हमारा वाटर सीमेंट रेशो, दूसरा है हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशो, तीसरा हमारा सीमेंट कंटेंट, और लास्ट में हमारा वाटर कंटेंट। वो तो सारे आंसरों को क्या मान लेगा, सही मान लेगा। लेकिन जो यहाँ पर होशियार आदमी होगा वो ये जरूर पड़ेगा कि मोस्टली किसके थ्रू यहाँ पर अफेक्टेड होने वाली है ये। तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हमारी वर्केबिलिटी कंक्रीट की किस चीज़ पर डिपेंडेंट है या किससे अफेक्टेड होती है, तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ गौर करके तो वाटर सीमेंट रेशो मुझको यहाँ सबसे शुरुआत में दिख रहा है। देखिए, एक्सप्लेनेशन हम एक एक की करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि वाटर सीमेंट रेशो एक सोल है कंक्रीट का, कंक्रीट की सोल यानी आत्मा कही जाती है। बिना वाटर सीमेंट रेशो के आप कंक्रीट को आगे डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ना ही उसका कुछ यहाँ पर मतलब निकल कर आएगा। यानी कंक्रीट के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है, उसका वाटर सीमेंट रेशो। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशो की, उसके बाद ही कंक्रीट के अंदर आगे बढ़ा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। वाटर कंटेंट, सबसे पहले वाटर कंटेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, वाटर कंटेंट इस ऑप्शन के अंदर अलोन है, अकेला है। अभी वाटर सीमेंट रेशो के अंदर तो वाटर और सीमेंट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट चेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वाटर की बात हो रही है। तो वाटर के ऊपर वर्केबिलिटी का इतना कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। अगर आपने वाटर कंटेंट लगातार बढ़ाए रखना जारी रखा, यानी पानी आपने एक्सेस क्वांटिटी के अंदर ऐड कर दिया, तो वर्केबिलिटी नहीं बढ़ेगी इससे, लेकिन आपके इंटर पार्टिकल के बीच का ल्यूब्रिकेशन बढ़ जाएगा, जिससे फ्लो एबिलिटी बढ़ती है, यानी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन वर्केबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो वाटर कंटेंट अकेला वर्केबिलिटी के अंदर कुछ नहीं कर सकता, यानी कोई मेजर रोल इंपार्ट नहीं करता। थोड़ा हल्का फुल्का फ्लो एबिलिटी को बढ़ाकर बस उसकी कंसिस्टेंसी को एनहेंस कर देता है। फिर हमारे पास निकल कर आता है सीमेंट कंटेंट। देखिए, सीमेंट कंटेंट जो होता है, अगर इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करवा दें तो जो हमारा मिक्स होता है थोड़ा सा हार्श बन जाता है, जिस वजह से सम हाउ वर्केबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन अकेला खुद ये वर्केबिलिटी के ऊपर कोई मेजर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वाटर सीमेंट रेशो की, तो इसके अंदर वाटर और सीमेंट दोनों अपनी अपनी चीज़ों को कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वाटर का काम भी निकल कर आ रहा है और सीमेंट का काम भी निकल कर आ रहा है। देखिए, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है एग्रीगेट सीमेंट रेशो। ये जो एग्रीगेट सीमेंट रेशो होता है ये हमको वर्केबिलिटी के बारे में कम लेकिन ड्यूरेबिलिटी के बारे में ज़्यादा बताता है। अगर ये एग्रीगेट सीमेंट रेशो हमारा इंक्रीज करता है तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सीमेंट क्वांटिटी को तो फिक्स रखा है, लेकिन एग्रीगेट की क्वांटिटी को इंक्रीज करवा दिया है। अब एग्रीगेट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन सीमेंट की क्वांटिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, सीमेंट तो हो गया कम, क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल है, और बाइंडिंग मटेरियल होने की वजह से श्रिंकेज की प्रॉपर्टी इसके पास होती है, तो श्रिंकेज भी कम हो गया। प्लस एग्रीगेट को हमने बढ़ा दिया है। एग्रीगेट को जब बढ़ा दिया तो एग्रीगेट खुद क्या करते हैं, वो भी श्रिंकेज को कम करने का काम करते हैं, वॉइड्स को रिमूव करने का काम करते हैं, वॉल्यूम को फिल करने का काम करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम करने का काम करते हैं, और प्लस स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एग्रीगेट सीमेंट रेशो जब बढ़ेगा तो हमारी स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। नो डाउट ये हमारी वर्केबिलिटी को कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, एग्रीगेट सीमेंट रेशो जब बढ़ाया
तो उस समय मैंने क्या कहा है, सीमेंट को तो रखा कांस्टेंट लेकिन एग्रीगेट को बढ़ा दिया। अब सीमेंट पेस्ट तो पड़ गया कम, क्योंकि एग्रीगेट का नंबर बढ़ गया है, तो इसलिए सारे एग्रीगेट का ल्यूब्रिकेशन यहाँ पर हो नहीं पाएगा, इसलिए वर्केबिलिटी ये कम कर देगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं एलिमिनेट हो चुके हैं। तो वाटर सीमेंट रेशो जो होता है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आता है। जो मोस्टली डिपेंडेंट हमारी वर्केबिलिटी है वो किस पर करती है, वाटर सीमेंट रेशो पर। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर डिपेंडेंट नहीं है, इन पर भी डिपेंडेंट है लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन जो मोस्टली हमारी वर्केबिलिटी डिपेंडेंट है वो किस पर है, हमारी वाटर सीमेंट रेशो पर है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो आई थिंक दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत ढंग से और ध्यान से पढ़ना है इसको, कि फॉर अ गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। अब देखिए गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इसका मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट आपने फिक्स कर दिया है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशो इन कॉन्क्रीट। अब वाटर सीमेंट रेशो को आप इंक्रीज कर रहे हो, यानी शुरुआत में जितना वाटर आपने कैलकुलेट किया था मिक्सिंग के लिए, अब उससे ज़्यादा अमाउंट का वाटर आप ऐड करोगे। कैसे पता लगा, दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर वाटर सीमेंट रेशो को आपने इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज कब करेगा, कि जब ये वाटर है वो सीमेंट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीज कर पाएगा। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉन्क्रीट में, जब कंक्रीट ड्राई कंडीशन में होती है, जब सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स किया होता है, तो ड्राई कंडीशन के अंदर वॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर एयर भरा होता है। जब पानी को मिलाया जाता है मिक्सिंग के लिए, तो ये वाटर क्या करता है, उन वॉइड्स के बीच में जो एयर फंसी हुई है उसको रिमूव करता है। जैसे ही उसको ये रिमूव कर देगा, तो रिमूव करने के बाद होने वाला क्या है कि वाटर उन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के अंदर फ्लो करने लगता है। देखिए अगर आपने परफेक्ट क्वांटिटी के अंदर वाटर को मिलाया है तब तो ये समस्या निकल कर नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी के अंदर वाटर को यहाँ पर मिला दिया, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है, इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के जरिए फ्लो करने लगता है कंक्रीट मास के इंटरनल पोर्शन में, और इस समस्या को हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। सो ये क्या करेगा, हमारी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर हमारे यहाँ सूटेबल और फिट बैठता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज परमिएबिलिटी। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए के अंदर ही मिल गया हमको हमारा आंसर कि ये वर्केबिलिटी को, माफ कीजिएगा, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। यहाँ लिखा है डिक्रीज परमिएबिलिटी, यहाँ लिख रहा है नो चेंज ऑन परमिएबिलिटी, और डी तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो चुका है। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसे हम देख लेते हैं, कि द वैल्यू ऑफ वीबी टाइम फॉर लो वर्केबिलिटी। अब दो अलग अलग बात की गई हैं, एक तो वीबी टाइम है और दूसरा है हमारे पास लो वर्केबिलिटी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये वीबी टाइम क्या होता है। वीबी टाइम देखिए, कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग वर्केबिलिटी के टेस्ट करते हैं। तो कुल 5 टेस्ट हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्लम्प टेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, फ्लो टेबल टेस्ट होता है, फिर वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है, और लास्ट में होता है हमारे पास कैलीबॉल एपरेटस टेस्ट। अब चूंकि कैलीबॉल एपरेटस टेस्ट हमारे आईएएस कोड के अंदर मेंशन नहीं है, सो दैट्स वाई इसको डिस्क्राइब भी नहीं किया जाता है। स्लम्प वैल्यू स्लम्प टेस्ट का रिजल्ट है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का रिजल्ट है, और फ्लो वैल्यू फ्लो टेबल टेस्ट का रिजल्ट है। उसी तरीके से जो हमारा वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, वीवी टाइम निकल कर आता है। जैसे जैसे वीवी टाइम बढ़ता जाएगा ये बताएगा कि वर्केबिलिटी हमारी कम होती जा रही है। अब देखिए वीवी टाइम पूछा जा रहा है लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए। जो लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है उसके लिए हमसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ वीवी टाइम कितना है। तो अगर आप आईएएस कोड 456 ओपन करके देखेंगे, खोलकर देखेंगे, तो क्लियर कट वहां पर टेबल बनी हुई है। उस टेबल के अंदर जो लो वर्केबिलिटी डिग्री है, लो वर्केबिलिटी डिग्री के लिए वीवी टाइम जो निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, 5 से 10 सेकंड निकल कर आता है। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बड़ा आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत हमको हुई नहीं इसे सॉल्व करने में। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, कि कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। कि कंक्रीट अपना मेजर पार्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का कब अटेन करता है। देखिए जब भी स्ट्रेंथ की बात होगी कंक्रीट के लिए, तो ये हमेशा किसकी बात हो रही होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है 100% होती है, हम जानते हैं। और 100% तो होती है, 100% के साथ साथ क्या होता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, मेगा पास्कल के अंदर। किस में रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, मेगा पास्कल के अंदर, यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मेजर पार्ट कंक्रीट कब अटेन करता है। तो आपको पता होगा, पता होने से पहले भी मैं एक नई बात आपको बता दूं, जो हमारा आईएएस कोड है 456, आईएएस कोड हमारा जो 456 है, इसके अंदर हाल ही में एक नया अमेंडमेंट ऐड हुआ है, और वो है 5th अमेंडमेंट। तो 5th अमेंडमेंट के हिसाब से कुछ वैल्यू यहाँ पर डिफर कर रही हैं। जो पुरानी वैल्यू हैं उनको हटाकर अब नई वैल्यूज को कंसिडर किया जा रहा है, और वो कौन सी वैल्यूज हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वो वैल्यूज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
आपने स्ट्रेंथ रेशो जरूर पढ़े होंगे कि 3 डेज पर कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना होता है, 50% होता है अल्टीमेट का। ये तो है पुरानी वैल्यू, लेकिन जो 5वां अमेंडमेंट आया है, इस 5वें अमेंडमेंट के हिसाब से ये वैल्यू घटकर कितना हो चुका है, 45% हो चुका है। तो ये नया वैल्यू है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, 5th अमेंडमेंट के अंदर बताया गया है इस चीज को। फिर हमारे पास होती है 7 डेज की स्ट्रेंथ। ये जो 7 डेज का स्ट्रेंथ होता है ये लगभग कितना होता है, 2/3 होता है। ये 2/3 ऑफ अल्टीमेट कह लीजिए, या फिर इसको आप कह सकते हो 66%। ये पुरानी वैल्यू है, लेकिन जो नई वैल्यू है, न्यू कोडल प्रोविजन जो आया है, नया अमेंडमेंट आया है, उसके अंदर इस वैल्यू को घटाकर कितना कर दिया गया है, 60% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 60% कर दिया गया है। फिर इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर 14 डेज का स्ट्रेंथ जो होता है हमारे पास, दिस इज 14 डेज, 14 दिनों का जो हमारे पास स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, वो लगभग कितना माना जाता है। ये पुराने कोड के अंदर वैल्यू थी 3/4 या फिर इसी को कहा जाता है 75%, लेकिन जो नया अमेंडमेंट आया है उसके अंदर इस वैल्यू को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 80 to 85%। एक रेंज आपको दे दी गई है 80 से 85%। लास्ट में हमारे पास होती है 28 डेज की। तो 28 डेज के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि 28 डेज तो अपने आप में क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। इसको मैं क्या मानता हूँ, अल्टीमेट मानता हूँ, और अल्टीमेट किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो इस अल्टीमेट का हिस्सा ही हम 3 दिनों पर, 7 दिनों पर, 14 दिनों पर क्या करते हैं, गेन करते हैं स्ट्रेंथ का, इसी का हिस्सा होता है। तो अब मेजर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 3 दिनों पर 45% बनती है, 7 दिनों पर 60% बनती है। देखिए 60% बन रही है, वैल्यू 45 से ज्यादा है, और इसके बाद मार्जिन कितने का बच रहा है, 40% का बच रहा है। फिर आप कहेंगे कि सर 14 दिनों पर तो 80 से 85% है, तो ठीक है 80 से 85% वैल्यू ज्यादा है 60% से, लेकिन ये क्या मेजर पार्ट है, क्योंकि इसके बाद तो रिमेनिंग कितना है, 15% बचेगा। तो 15 से 20% बच रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 40% बच रहा है। तो जो मेजर पार्ट है वो 80 से 85% नहीं है, क्योंकि 14 डेज तो खुद 28 दिनों के नजदीक है, और प्लस इसके बाद मार्जिन कितना है, 15 से 20% का, लेकिन यहाँ मार्जिन कितना है, 40% का। और साथ में ये 7 दिन अभी 28 दिनों से बहुत दूर है, तो इसीलिए मैं 7 डेज को मेरा करेक्ट आंसर मानूंगा, ना कि 14 डेज। तो कई किताबें 14 दिन इसका आंसर देती हैं, जो कि गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पर, 7 डेज। तो 7 डेज का मतलब क्या होता है, 7 डेज का मतलब हो गया 1 वीक, और 1 वीक हमारा कहाँ दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक ये चीज भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और जो नया अमेंडमेंट है, 5वां अमेंडमेंट, उसके हिसाब से ये जो वैल्यू डिफर करी है, इसको जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि अब जो परीक्षा में सवाल आएगा उसके अंदर नई वैल्यूज को ही कंसीडर माना जाएगा, पुरानी वैल्यूज का कोई काम यहाँ पर नहीं है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशो। अब देखिए वाटर सीमेंट रेशो को क्या कर दिया हमने यहाँ पर, कांस्टेंट कर दिया है। तो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशो, यानी वाटर सीमेंट रेशो का रोल खत्म कर दिया, क्योंकि उसको हमने कांस्टेंट कर दिया है। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, एग्रीगेट सीमेंट रेशो की बात हो रही है। इस एग्रीगेट सीमेंट रेशो की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो इस एग्रीगेट सीमेंट रेशो की वजह से हमारी वर्केबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो मुझे देखना है। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ एग्रीगेट सीमेंट रेशो। एक साइड तो मैंने लिखा है एग्रीगेट सीमेंट रेशो, दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्रीगेट, और बटे में यहाँ पर है मेरे पास सीमेंट रेशो। देखिए एक बार तो मैं कह रहा हूँ कि एग्रीगेट सीमेंट रेशो जो है ये बढ़ रहा है, और एक बार मैं कह रहा हूँ कि जो एग्रीगेट सीमेंट रेशो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर घट रहा है। जब एग्रीगेट सीमेंट रेशो बढ़ेगा तो इसका क्या रिजल्ट निकल कर आने वाला है, इसका रिजल्ट निकल कर आएगा ड्यूरेबिलिटी। इसका रिजल्ट निकल कर आएगा ड्यूरेबिलिटी, ये तो बढ़ेगी, लेकिन वर्केबिलिटी, ये वर्केबिलिटी को क्या कर देता है, ये वर्केबिलिटी को कम कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि गिवन सीमेंट पेस्ट के लिए आपका एग्रीगेट जो है वो बढ़ चुका है, यानी एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर चुकी है, इसलिए प्रॉपर वे में आपका लुब्रिकेशन हो नहीं पाएगा, जिस वजह से वर्केबिलिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर यही एग्रीगेट सीमेंट रेशो बढ़ता है तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में आपका वर्केबिलिटी, इस केस में आपका वर्केबिलिटी क्या कर जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ड्यूरेबिलिटी, ये ड्यूरेबिलिटी क्या कर जाएगी, यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट कम हो चुका है। सो हमको दिया गया है कि एग्रीगेट सीमेंट रेशो, एग्रीगेट मीन सीमेंट रेशो घटने से क्या हो सकता है। तो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशो हम जानते हैं हमारी वर्केबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जो कि मैंने अभी बताया भी है। एग्रीगेट सीमेंट रेशो अगर डिक्रीज करेगा तो वर्केबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट का नंबर कम हो चुका है, क्वांटिटी कम हो चुकी है, लेकिन सीमेंट पेस्ट ज्यादा है, इसलिए आसानी से सारे एग्रीगेट को ल्यूब्रिकेट ये कर पाएगा। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अभी तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा
कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एज। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितने दिनों पे निकाली जाती है, तो 28 डेज पर निकाली जाती है। तो आंसर तो हमको मिल चुका है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए किसके थ्रू निकाली जाती है, क्यूब के थ्रू निकाली जाती है। और जो क्यूब स्ट्रेंथ होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेगा पास्कल में, मतलब क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिमाग हमको लगाना नहीं पड़ा इसके अंदर। सो 28 डेज पर ही आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते हो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि द कॉन्क्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। देखिए जब वर्केबिलिटी के टेस्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है, पढ़ लेते हैं, तो IS 456 कोड को ओपन करेंगे तो उस IS 456 कोड के अंदर एक टेबल बनाया गया है जिसमें हर एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए उसका स्लम्प वैल्यू डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर स्लम्प की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर है तो बताइए डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितना है। तो 6.5 सेंटीमीटर के लिए जो हमारे पास डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होता है वो कितना होता है, प्लास्टिक होता है। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ड्राई कंडीशन के लिए तो लगभग 0 रहेगा, अर्थ मॉइस्ट के लिए लगभग थोड़ा सा स्लम्प हाई होता है। ड्राई कंडीशन में स्लम्प वैल्यू निकल कर नहीं आती है, इसलिए 0 होती है। 6.5 सेंटीमीटर स्लम्प की वैल्यू पर जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है दैट इज प्लास्टिक। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सीधा डेटा बेसिस क्वेश्चन था, टेबल देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, IS कोड के अंदर दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेश मिक्स कंक्रीट। अब फ्रेशली मिक्स कंक्रीट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसको जान लीजिए। फ्रेशली मिक्स कंक्रीट वो होती है जो अभी तक सेट नहीं करी है, जब सेट कर जाएगी तो यही फ्रेशली मिक्स कंक्रीट किस में कन्वर्ट होती है, हार्डन्ड कंक्रीट में कन्वर्ट होती है। अब देखिए सेपरेशन ऑफ वाटर, कई बार सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट करके आपको टर्म मिलेगी, तो ऐसे सवालों में सबसे पहला पॉइंट ही आपको पकड़ लेना है। जब भी सेपरेशन ऑफ वाटर की बात हो रही है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्लीडिंग की। और जब भी सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट की बात हो रही है, कोर्स एग्रीगेट की बात हो रही है, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट की बात हो रही है, तो हम उसमें हमारा कमेंट करेंगे एज सेग्रीगेशन। अब देखिए ब्लीडिंग जो होता है वो भी एक टाइप का सेग्रीगेशन ही होता है, लेकिन चूंकि अपने आप में एक अलग घटना है तो उसका एक अलग नाम दे दिया गया है ब्लीडिंग। क्रिपिंग का मतलब होता है वॉल्यूम का कम होना, श्रिंक करना। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सारी चीजों का एक दूसरे से अलग होना। और फ्लडिंग जो होती है ये तो यहाँ पर मैच ही नहीं करता, हाइड्रोलॉजिकल कंसेप्ट है फ्लड। तो जब किसी कैचमेंट के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कम टाइम के अंदर आ जाए उसे हम फ्लड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, इसीलिए मैं सेग्रीगेशन ना चुनकर क्या चुनूंगा, ब्लीडिंग, क्योंकि अपने आप में अलग घटना होती है, उसको नाम दिया गया है ब्लीडिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन सी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ब्लीडिंग रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब अगला ही क्वेश्चन आ गया। देखो मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको ये कंसेप्ट बता ही रहा था और इस क्वेश्चन के अंदर तो ये दोबारा से रिपीट होकर आ गया कि सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे हम सेग्रीगेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन है तो सेग्रीगेशन, और अगर वाटर का सेपरेशन है, चाहे वो सैंड के साथ हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, उसको हमेशा क्या ट्रीट करना है, ब्लीडिंग ट्रीट करना है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इज। यानी सेग्रीगेशन को रोकने के लिए जो हमारी प्लेसिंग के दौरान मैक्सिमम हाइट है कंक्रीट को फॉल करवाने की, वो कितनी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए प्लेसिंग का मतलब क्या होता है। प्लेसिंग का मतलब होता है कंक्रीट को फॉर्म वर्क या फिर शटरिंग। जब भी आप साइड जाते हो तो साइड पर देखा होगा शटर और फॉर्म वर्क आपने बना रखा होता है। जिस साइज का और जिस शेप का आपको मेंबर बनाना है, चाहे वो बीम हो चाहे कॉलम हो, उसी के रिगार्डिंग आपको शटरिंग और फॉर्म वर्क लगाना होता है। तो कंक्रीट को शटरिंग और फॉर्म वर्क के अंदर ही अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेसिंग। तो प्लेसिंग की जाती है बीम के अंदर, प्लेसिंग की जाता है कॉलम के अंदर, स्लैब के अंदर करते हो, रूफ के अंदर करते हो, और आपकी जो कंक्रीट है उसकी प्लेसिंग आप फाउंडेशन के अंदर भी करते हो। तो उस समय जब प्लेसिंग आप कर रहे हो तो वो क्या मैक्सिमम हाइट होगी जहां से आपको कंक्रीट को फॉल करवाना है ताकि सेग्रीगेशन ना हो। तो अगर आप IS कोड खोलकर देखें 456, तो IS कोड 456 की क्लियर कट गाइडलाइन है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि द सेटलमेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अभी एक नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सेटलमेंट की बात हो रही है यहाँ पर सेपरेशन की बात नहीं हो रही है। द सेटलमेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि द सेटलमेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट टूवर्ड्स बॉटम, यानी कोर्स एग्रीगेट का सेटलमेंट कहां हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है।
विद स्कम राइजिंग टूवर्ड्स द सरफेस। अब सबसे पहले तो ये जो स्कम होता है ये क्या चीज है, ये स्कैम नहीं है, ये स्कम है। स्कम, स्कम का मतलब होता है, ये बात हो रही है सीमेंट की प्लस सैंड की और प्लस वाटर की, ये बात हो रही है सीमेंट सैंड और वाटर की। तो स्कम का मतलब होता है सीमेंट सैंड और वाटर, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये सीमेंट सैंड वाटर, ये जो स्कम होता है, अगर ये सरफेस पर निकल कर आ जाए और आपके कोर्स एग्रीगेट नीचे की तरफ चले जाएं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देखिए जो घटना होती है इसको कहा जाता है लेटेंस। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन मैं लेटेंस को थोड़ा सा और बता देता हूं कि जो लेटेंस होता है इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम निकल कर आती है। अगर गर्मियों के दिन होंगे तो इस लेटेंस के कारण जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर क्या जमा हो जाती है, धूल जमा हो जाती है, डस्ट बन जाती है, डस्ट। इस डस्ट की वजह से कई बार आपका जो व्हीकल होता है वो स्किड कर जाता है, जो व्हीकल होता है वो कई बार आपका स्किड कर जाता है। सेम प्रॉब्लम बरसात में होती है, क्योंकि बरसात के अंदर यही जो स्कम होती है ना, ये जो डस्ट बनी थी, पानी पड़ेगा, पानी पड़ने की वजह से जो डस्ट होती है कीचड़ के अंदर, मड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और तब भी स्किड होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन उस केस में स्लिप भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोगों के लिए क्या होता है, खतरा होता है। इसलिए लेटेंस जो होता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजायरेबल नहीं है कंक्रीट के लिए। तो प्लेसिंग के दौरान इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं भैया लेटेंस तो नहीं हो रहा है। तो लेटेंस ये वो वाला नहीं है जो इफ्लोरोसेंस के अंदर आप पढ़ते हो, ये लेटेंस अलग चीज है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं 12वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वाटर सीमेंट रेशो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। तो वाटर सीमेंट रेशो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है? देखिए वाटर जो होता है लिक्विड क्वांटिटी है। अब लिक्विड क्वांटिटी है तो इसे वजन नहीं कर सकते, इसका हमेशा वॉल्यूम लिया जाएगा। और सारी लिक्विड क्वांटिटियों का जो वॉल्यूम होता है उसे हम मेजर करते हैं किसमें, लीटर में। और जब भी बात करेंगे कंक्रीट में सीमेंट के रेस्पेक्ट में, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट के रेस्पेक्ट में बात की जाती है। तो इस हिसाब से जो हमारा वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशो, वाटर रिक्वायर इन लीटर पर बैग ऑफ 1 सीमेंट। यानी हमारा जो वाटर होता है उसे तो आप लीटर के अंदर मेजर करते हो, और किसके लिए, 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए, पर बैग ऑफ सीमेंट के लिए। तो पर बैग ऑफ सीमेंट हो गया और लीटर ऑफ वाटर हो गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है, तो वाटर के रेस्पेक्ट में तो आप मीटर क्यूब ले ही नहीं सकते, क्योंकि मीटर क्यूब तो सॉलिड के लिए बताता है वॉल्यूम को। और साथ में पर बैग ऑफ सीमेंट, तो खैर चलो यहाँ तो एलिमिनेट हो गया। ये पर केजी ऑफ सीमेंट जो होता है कभी भी इसके बारे में बात नहीं होती। किसके बारे में बात होती है, पर बैग ऑफ सीमेंट के बारे में बात होती है। सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो इलिमिनेट हो गए, किसकी वजह से, इस मीटर क्यूब की वजह से। तो ये दोनों तो इलिमिनेट हो गए। लेकिन ए और बी के अंदर से बी इलिमिनेट क्यों हो गया, क्योंकि पर केजी ऑफ सीमेंट की बात कर रहा है, हम पर बैग ऑफ सीमेंट की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट। अब देखिए ये सवाल जो है बड़ा गोल्डन क्वेश्चन है। अब गोल्डन क्वेश्चन क्यों कह दे रहा हूं, क्योंकि हर परीक्षा के अंदर लड़के हमेशा इसको गलत करके आते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं वो हमेशा सवाल को गलत करते हैं, क्योंकि वो सीधा रट कर जाते हैं। अब रट कर जा रहे हैं तो क्या समस्या है, हर किताब के अंदर, ज्यादातर जो किताब है, हर किताब तो नहीं कहूंगा मैं, ज्यादातर बुक्स के अंदर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा आपको गलत मिलेगा। अब स्टूडेंट क्या करता है, सीधा बुक को खोलता है, आंसर को रटता है और सीधा रटा रटाया आंसर क्वेश्चन के अंदर जाकर कर देता है, पेपर को कर देता है, और वहां वो गलत हो जाता है। और गलत होने की वजह से आप नेगेटिव साइड चले जाते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कॉन्सेप्ट को हम चेक करें, तो कॉन्सेप्ट को चेक करने के बाद हम इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो पॉइजन रेशो जो होता है कंक्रीट का, देखिए पॉइजन रेशो जो होता है कंक्रीट का, अगर सोम के अंदर आप पढ़े हो तो ये होता है 0.1 से लेकर कितना होता है, 0.2 होता है। अब चूंकि वेरी कर रहा है, एक रेंज है, इसलिए कांस्टेंट तो कभी हो ही नहीं सकता ये, तो रिमेन कांस्टेंट, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया हमारा। तो कांस्टेंट तो ये कभी रहता नहीं है, तो फिर या तो ये इंक्रीज कर सकता है या फिर ये डिक्रीज कर सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो हमारा कंक्रीट है, ये कंक्रीट कैसा मटेरियल होता है, ये कंक्रीट होता है हमारा ब्रिटल मटेरियल। कैसा होता है, ब्रिटल मटेरियल। और दुनिया में जितने ब्रिटल मटेरियल होते हैं, उन ब्रिटल मटेरियल में कोई स्ट्रेन नहीं आता, और उनकी हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही निकाली जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उनकी नहीं होती है। तो ब्रिटल मटेरियल के पास स्ट्रेन का जो वैल्यू होता है, स्ट्रेन का वैल्यू लगभग कितना होता है, 0 होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट 0 होता है, कितना होता है, लगभग 0 होता है, क्योंकि जब इनको तोड़ा जाता है तो क्लियर कट सेपरेशन हमको निकल कर आता है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं हम कि रिचर मिक्सेस। अब रिचर मिक्सेस के बारे में बात हो रही है, तो रिचर मिक्सेस का मतलब क्या होता है, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप कंक्रीट की ग्रेडिंग बढ़ाते हो, यानी कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाते हो, वैसे वैसे उसकी ब्रिटलनेस क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब ब्रिटलनेस इंक्रीज करता जा रहा है तो स्ट्रेन की वैल्यू कहां जा रही है, 0 की तरफ ही तो जा रही है। वैसे भी लगभग 0 मान लिया हमने, तो और ब्रिटलनेस को बढ़ा दिया तो स्ट्रेन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो 0 वैल्यू कम होती है कि ज्यादा होती है, ऑब्वियसली कम होती है, तो दैट्स वाई स्ट्रेन आपको नहीं मिल पाएगा।
सो स्ट्रेन आपका वापस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस केस में, रिचर मिक्स के केस में, रिचर मिक्स के केस में, क्योंकि ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब मैं बार बार इस स्ट्रेन वर्ड के ऊपर ही क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि भैया ये जो पॉइजन रेशो होता है ना, पॉइजन रेशो किससे दिखाते हो, म्यू से। ये रेशो होता है लेटरल स्ट्रेन, ये होता है रेशो लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जब स्ट्रेन की वैल्यू ही जीरो हो चुकी है तो आपको म्यू क्या मिलेगा, कम ही तो मिलेगा। यानी रिचर मिक्स के साथ आपका यहां पर पॉइजन रेशो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो भूल कर भी आपको ऑप्शन बी नहीं लगाना है, इंक्रीज नहीं करता, ये क्या करता है, डिक्रीज। और ज्यादातर किताबों के अंदर क्या दिया गया है आपको, इंक्रीज विद रिचर मिक्स, जो कि गलत चीज है। ये क्या करता है, हमेशा डिक्रीज करता है। सो आई थिंक दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट कॉजेज, यानी कैल्शियम क्लोराइड का जो एडिशन होता है कंक्रीट के अंदर वो क्या समस्या पैदा कर देता है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड की बात हो रही है, कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और हम जानते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड एक तरीके का क्या होता है, एक्सेलरेटर टाइप एडमिक्सचर होता है, जो रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन कंक्रीट को इंक्रीज करता है। यानी जो कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या करेगा, जो कंक्रीट के अंदर आपने बाइंडिंग मटेरियल यूज किया है जैसे कि सीमेंट है, तो सीमेंट के रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है। तो अगर हम CaCl2 को कंक्रीट के अंदर मिला देते हैं तो नो डाउट ये क्या करने वाला है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज करने वाला है सीमेंट की, जिससे क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है। क्या स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, उल्टा नहीं समझना है इसको, रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ाता है जिससे हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ती है। और जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन बाहर की तरफ निकलेगी उतने ही ज्यादा सरफेस के ऊपर क्रैक बनेंगे, और जितना ज्यादा सरफेस पर क्रैक बनेंगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, नेट एरिया मिलेगा। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि एक तो मेरे पास ब्लॉक है ये जिसके अंदर है एरिया ग्रॉस, और एक मेरे पास ब्लॉक है ये जिसके अंदर क्रैक बने हुए हैं, और इस वजह से मुझको मिल रहा है नेट एरिया, नेट एरिया। तो अगर मैं निकालना चाहूं लोड कैरिंग कैपेसिटी दोनों ब्लॉक्स की, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो लोड जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कांस्टेंट स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस को मैंने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, इनटू ए, किस पे डिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंडेंट है ये। तो यहां तो मेरे पास क्या है, एरिया ग्रॉस है, जो कि ज्यादा रहेगी किससे, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेट एरिया सेक्शन। वापस से स्ट्रेस को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, कांस्टेंट कर दिया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या निकल कर आएगा, नेट। चूंकि नेट एरिया कम है इसीलिए इस सेक्शन का जो मेरा लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या निकल कर आ रहा है, कम निकल कर आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्रैक है, क्रैक ने क्या किया है यहाँ पर, ग्रॉस एरिया को कम कर दिया है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर क्रैक बन जाएंगे सरफेस पर ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, डिक्रीज। सो ऑप्शन ए क्या हो चुका है, इलिमिनेट हो चुका है। अब देखिए रिटार्डेशन ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर, क्या ये ऑप्शन सही मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गया यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ रही है, तो मॉइस्चर को तो और जल्दी तेजी से बाहर निकाल कर फेंकेगा ये, तो रिटार्डेशन तो हो ही नहीं रहा इसके अंदर। सो ऑप्शन सी भी क्या रहेगा, इलिमिनेट रहेगा। लेकिन ऑप्शन बी पढ़े हम, रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड, यानी क्यूरिंग पीरियड के अंदर रिडक्शन हो जाता है। अब देखिए कैसे समझ सकते हैं इस चीज को, अगर नॉर्मल कंक्रीट हम लोगों ने बनाया होता तो 28 डेज पर जाकर उस कंक्रीट का अपना पर्टिकुलर स्ट्रेंथ निकल कर आता। सही बात है क्या नहीं है, देखो स्ट्रेंथ तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर लोड कैरिंग कैपेसिटी की टर्म में मैंने स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है, तो उस स्ट्रेंथ को आपको इस स्ट्रेंथ से कंपेयर नहीं करना है, सही है। यहां पर आप क्या करोगे, 28 डेज पर स्ट्रेंथ को गेन कर पाओगे जब आप नॉर्मल कंक्रीट को यूज करोगे, ठीक है। तो कम से कम 3 हफ्तों का क्यूरिंग आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने CaCl2 मिला दिया तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करने की वजह से सेटिंग जल्दी हो जाएगी, और सेटिंग जल्दी होने के कारण आपको स्ट्रेंथ भी थोड़ी बहुत जल्दी निकल कर आती है, जिससे आपका क्यूरिंग टाइम कम हो जाता है। सो इसमें लिखा है रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड, तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैं कह सकता हूं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करें। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमसे ये, कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसके बारे में बात हो रही है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे कह पा रहे हैं, हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ कंक्रीट जो होता है EC वो होता है 5000 अंडर रूट FCK के बराबर, और ये जो FCK होती है क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। अगर मैं FCK यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाऊं तो मेरा EC भी तो बढ़ेगा, यानी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का इंक्रीज करता है। तो बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट भी सही है।
फिर कह रहा है कि shear strength of concrete increase with the increase in compressive strength of concrete, तो ये भी सही बात है। जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हो, उसका मतलब क्या, आप अपने सेक्शन को डेंसिफाई कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, तो शेयर होने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाती है। शेयर का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मोशन। इस तरीके से जब कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन इस तरीके से होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर, यानी बी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सो आई थिंक ये भी चीज आपको यहां पर समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं दोबारा से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्ड रियोलॉजी ऑफ कॉन्क्रीट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया नया, रियोलॉजी। अब ये रियोलॉजी क्या होता है, वैसे तो रियोलॉजी जो होता है ये फ्लूइड के केस में आता है, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, हम वहाँ पढ़ते हैं रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। चूंकि कंक्रीट में पानी मिलाने के बाद कंक्रीट भी प्लास्टिक कंडीशन में आ जाता है, और प्लास्टिक कंडीशन में आने के कारण वो फ्लूइड के जैसा व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, दैट्स वाई यहाँ पर रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट वर्ड को यूज किया गया है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड जो होती है वो अलग अलग क्राइटेरियाओं से डील करती है फ्लूइड के रेस्पेक्ट में, लेकिन रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट जो होती है ये अलग क्राइटेरियाओं से डील करती है कंक्रीट के केस में। देखिए प्लास्टिक फ्लूइड तो वहां पर भी है, इसीलिए प्लास्टिक कंक्रीट को मैंने फ्लूइड की तरह ट्रीट किया, सो दैट्स वाई रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट वर्ड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। बस दोनों के स्टडी फैक्टर अलग अलग होंगे, वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर स्टडी फैक्टर रियोलॉजी में अलग होता है, यहाँ पर स्टडी फैक्टर या स्टडी डोमेन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से डील करता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये स्ट्रेंथ ऑफ डील मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ से डील करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। जब ये स्ट्रेंथ के साथ डील कर सकता है तो क्या ये डिफॉर्मेशन के साथ डील नहीं करेगा क्या? भैया जब स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन तो उसके साथ ही निकल कर आ गया ना, तो अगर स्ट्रेंथ की बात कर सकता है तो डिफॉर्मेशन की बात भी ये करेगा, बिल्कुल श्योरिटी है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ कंक्रीट। फ्लो ऑफ कंक्रीट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंक्रीट प्लास्टिक कंडीशन में है, इसीलिए तो रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट कह रहे हैं, और प्लास्टिक कंडीशन में होने की वजह से भैया ये फ्लो कर सकता है, तो दैट्स वाई मैं क्या कह रहा हूं कि इट इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ कंक्रीट, तो ये भी पॉइंट सही है। अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिफॉर्मेशन की, तो डिफॉर्मेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है भैया, शियर स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है, और जब शियर स्ट्रेन आएगा तो शियर स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्लियर कट होता है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो एग्री करते हैं किससे, रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट से। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नया कंसेप्ट हमको ये सिखाकर जाएगा। तो 17th क्वेश्चन है कि जो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होती है इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या काम में लेना है। हाई परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जिसके पास अच्छी स्ट्रेंथ होगी, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग होगी, अपने वजन से कॉम्पैक्ट हो जाए, जिसके अंदर वॉइड्स कम हो, सेल्फ लेवलिंग हो, फ्लोएबल हो, मतलब ऐसी सारी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी अगर हैं तो मैं इसे क्या कह दूंगा, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाने के लिए आपको चीज़ें भी अच्छी चाहिए, जैसे आपको सीमेंट ओपीसी की जगह पर यूज करनी पड़ जाएगी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। आपको फाइन एग्रीगेट में, फाइन एग्रीगेट जो लोगे उसमें राउंड एग्रीगेट की जगह आपको एंगुलर एग्रीगेट काम में लेने पड़ेंगे। कोर्स एग्रीगेट ग्रेवल जो होगा वो ऐसा काम में लेना होगा जिसका कम से कम स्ट्रेंथ कितना है, 100 मेगापास्कल है, 100 मेगापास्कल से ऊपर की स्ट्रेंथ वाली ग्रेवल काम में लेने पड़ेंगे, स्टोन है ना वो। वाटर पानी आपको ऐसा काम में लेना है जिसके अंदर पीएच 6 से ऊपर हो और सारी इंप्योरिटीज अपनी परमिसिबल लिमिट के अंदर हो। मिनरल एडमिक्सचर के अंदर आपको फ्लाई एश काम में लेना पड़ सकता है, राइस हस्क काम में लेनी पड़ सकती है जो आपकी वर्केबिलिटी को इंक्रीज करे, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे। केमिकल एडमिक्सचर के अंदर आप यूज कर सकते हो प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एज पर योर गिवन सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर एडमिक्सचर को यूज करोगे। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे को रिक्वायर होंगी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाने के लिए। सो ऑप्शन ए डील करता है हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। भैया इंक्रीज विद एज, डिक्रीज विद एज, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दीज, क्या हो सकता है। तो देखते हैं इस चीज को। देखिए दो स्ट्रेंथ है हमारे पास, एक तो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शॉर्ट में मैंने लिख दिया इसका नाम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक हमारे पास होता है यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब कंक्रीट जो होता है हमारे पास कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल, और दुनिया में जितने ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनकी खुद की कोई डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो कंक्रीट के पास भी नहीं होगी। तो इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम लोग काम में लेते हैं अलग अलग टेस्टों को। अगर यूनी एक्सियल लोडिंग आप लगा पाएं तो फ्लेक्चर टेस्ट को करेंगे, यूनी एक्सियल लोडिंग नहीं लगा पा रहे हैं तो सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट को किया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों के पास होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसकी हेल्प से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, IS 456 के अंदर दिया गया है। तो 0.7 अंडर रूट FCK, यहाँ पर FCK का टर्म आ रहा है, यानी
इनडायरेक्टली जो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हो वो भी डिपेंडेंट है किस पर, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर। सो बात कर लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफसीके, और एफसीके 28 डेज का स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है मेगापास्कल में। जैसे जैसे मैं एज को बढ़ाऊंगा तो मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एज के साथ मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और मुझसे पूछा गया है टेंसाइल स्ट्रेंथ बटे में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशो। एज के साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ओवरऑल रेशो क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं डिक्रीज विद इंक्रीज इन एज। तो डिक्रीज विद एज हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के आंसर के साथ डील कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक दोस्तों आपको ये कंसेप्ट यहां पर समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वाटर सीमेंट रेशो बाय वेट एज कंपेयर टू वाटर सीमेंट रेशो बाय वॉल्यूम इज। यानी बाय वेट जो आप वाटर सीमेंट रेशो निकालते हो वो बाय वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है कि कम होता है? भाई हम सब लोग जानते हैं कि वॉल्यूम के अंदर हमेशा एरर निकल कर आती है। वॉल्यूम में हमेशा आप कभी सही मेजरमेंट नहीं ले पाओगे। मेजरमेंट जो होता है वो वेट का ही आपसे सही से निकाल पाते हैं। इसी वजह से जो हमेशा बाई वेट वाटर सीमेंट रेशो होता है वो वॉल्यूम वाले वाटर सीमेंट रेशो से ज्यादा निकल कर आता है। सो ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ये तो मैंने आपको सिखा दिया ये क्वेश्चन, लेकिन एक कंसेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ कि दो मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटियां हैं। एक तो मेरे पास क्वांटिटी ए है, एक मेरे पास क्वांटिटी बी है। जो क्वांटिटी ए है ये है ड्राई कंडीशन के अंदर, ये है ड्राई कंडीशन के अंदर। क्वांटिटी बी किस में है? मेरी वेट कंडीशन के अंदर। अगर ड्राई कंडीशन की बात करता हूं तो 1 मीटर क्यूब वेट ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स का वेट रहेगा ड्राई कंडीशन में वो ज्यादा निकल कर आएगा किससे? वेट ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मीटर क्यूब। क्योंकि जो वेट कंडीशन है ये रिप्रेजेंट किसको करती है? ये यहाँ पर बल्किंग को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब वेट का मतलब ये नहीं कि आपने एग्रीगेट्स को पानी के अंदर डुबो रखा है। वेट कंडीशन बल्किंग को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमेशा 1 मीटर क्यूब पार्टिकल्स का वेट जो होता है वो ड्राई कंडीशन के रेस्पेक्ट में यहाँ कम निकल कर आता है। सो इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझ लेना। ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया कंसेप्ट बन रहा था, याद आ गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। खैर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर फॉर। सेग्रीगेशन का जो खतरा होता है वो कब ज्यादा होता है और किसके लिए ज्यादा होता है? तो वेटर मिक्स के लिए। बिल्कुल सही बात है, वेटर मिक्स मतलब लूज मिक्स है। अब जो लूज हो चुका है तो वो तो सेग्रीगेट हो ही सकता है। बी कह रहा है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, यानी आपने मैक्सिमम साइज के एग्रीगेट का क्वांटिटी कंक्रीट में ज्यादा रखा है, इसीलिए क्या होने वाला है? यहाँ पर सेग्रीगेशन होने वाला है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी भी क्या रहेगा हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। सो कोर्सर ग्रेडिंग का मतलब होता है बड़े साइज के पार्टिकल आपने ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ऐड किए हैं, किसमें? कंक्रीट के अंदर। सो तीनों की तीनों बातें सही हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरा डी ऑप्शन है वो परफेक्ट ऑप्शन बनेगा आंसर के रूप में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक न्यूमेरिकल हमारे पास और बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन है। ये गोल्डन क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं कि अभी तक किसी परीक्षा के अंदर आया नहीं है, तो नया क्वेश्चन ये बन सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम लोगों से कैलकुलेट करवाया जा रहा है क्या? फाइननेस मॉडुलस। क्या कैलकुलेट करवा रहा है ये? फाइननेस मॉडुलस। अब देखिए आपको डिफरेंट सीव साइज दे दिए गए हैं, इसके अंदर अलग अलग सीव साइज आपको गिवन है, और हर सीव के ऊपर आपको क्या दिया गया है? उनका वेट रिटेन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं किस तरीके से फाइननेस मॉडुलस को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। नया क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया परीक्षा में। फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेबल बना रहा हूँ, और टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है सीव साइज को। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? सीव साइज को। तो फर्स्ट कॉलम मेरा डील कर रहा है किससे? सीव साइज से। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर वेट रिटेन कि कितना वेट यहाँ पर रिटेन कर गया है, ये भी दिया गया है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा परसेंट वेट रिटेन, कितना परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन किया गया है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या? फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन, तो कितना क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन किया गया है। फिर लास्ट में हम निकालेंगे क्या? हमारा फाइननेस मॉडुलस। हम निकालेंगे लास्ट में फाइननेस मॉड्यूलस, यही मुझे यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले मैं सीव को अरेंज कर देता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम को फिलअप कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो सीव को मैंने अरेंज किया है। सबसे पहले दिया गया है 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm। उसके बाद दी गई है सीधी 4.75, 2.36, 1.18।
तो ये मेरे को सीव साइज दिए गए हैं यहाँ पर, इनका मैं डेजिग्नेशन भी लिख देता हूँ, एमएम्स के अंदर है, यहाँ तक सारी बात एमएम में हो रही है, एमएम, ये भी एमएम के अंदर है, ये भी एमएम के अंदर है। फिर हमको सीव दी हुई है माइक्रोन्स के अंदर, 600, 300 एंड 150 माइक्रोन, ये सारी सीव हमको किस में दी गई हैं, माइक्रोन्स के अंदर। अब कितना वेट रिटेन कर रहा है सवाल के अंदर देख लेते हैं हम, 0, 2, 8, 6 एंड 4। तो इसके आगे मैंने लिख दिया है यहाँ पर कितना, 0, तो यहाँ पर पेन में चेंज कर लेता हूँ, तो 0 kg है। इसके आगे रिटेन करता है 2 kg, 20 पे रिटेन कर रहा है कितना, 248, 864, 8 kg, और यहाँ पर 6 kg रिटेन कर रहा है, 4 kg रिटेन कर रहा है, और वापस से ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। 4.75 पर कितना रिटेन कर रहा है, 4 kg। उसके बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पर हमारे पास, तो ये तो सारी ब्लैंक रहेंगे हमारे पास, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है हमारे पास, और 150 माइक्रोन के ऊपर भी कुछ नहीं है। चलिए ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम परसेंट वेट रिटेन निकालेंगे। परसेंट वेट रिटेन को निकालने से पहले मुझे सेकंड कॉलम का सम करना पड़ेगा। तो सम कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं, 8, 2, 10, 6, 16 एंड 4, 20। तो ये निकल कर आता है 20 kg। तो किस तरीके से निकाला जाता है परसेंट वेट रिटेन, एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो परसेंट वेट रिटेन निकालने के लिए एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, और एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको शो कर देता हूँ कि देखिए 0 kg में तो कुछ भी नहीं आने वाला, तो 0 kg के अंदर तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। तो 0 kg के आगे मैंने कितना लिख दिया, 0। लेकिन 2 kg है, तो 2 kg में कैसे निकालेंगे, तो 2/20 इंटू में 100 कर देंगे, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, दैट इज 10%। कितना निकल कर आएगा, 10%। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर रख दिया इसमें कितना, 10, यहाँ मैंने रख दिया है 10% में। अगर 8 kg की मैं बात कर लेता हूँ, तो 8 kg में कितना निकल कर आएगा उसको भी मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो 8/20, तो 8/20 किया मैंने, तो ये निकल कर आता है 40%, 40%। 6 kg की बात कर लेते हैं, तो 6/20, तो ये आ गया निकल कर 0.30, यानी 30%, 30 आ गया यहाँ पर। 4 के हिसाब से ये कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा ये 20%। तो ये 20% निकल कर आ गया। यहाँ तो कुछ रिटेन ही नहीं किया गया, रिटेन नहीं है, तो इसलिए मैंने कितना लिख दिया, 0, यहाँ पर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, और लास्ट में भी कितना लिख दिया है, 0। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन कैसे निकालना है मेरे को, तो ये सीखना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, और इसी पे ध्यान देना है, इसी में गड़बड़ होती है। तो 0 के आगे तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 0। जब 0 के अंदर 10 को ऐड करूंगा तो कितना आ गया ये, दैट इज 10। 10 के अंदर 40 को ऐड किया तो कितना आ गया, 50। इस 50 के अंदर 30 को ऐड किया तो कितना आ गया ये, 80। इस 80 के अंदर 20 को ऐड किया तो कितना आ गया ये, 100। 100 में 0 कितना आ गया, 100। अब चूंकि सारी 0 हैं तो नीचे कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये 100 ही निकल कर आने वाला है। सारी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी यहाँ पर, ये 100 निकल कर आएगी। तो इसी तरीके से मैंने कितना निकाल लिया यहाँ पर, क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन। अब अगली जो स्टेप है वो मुझे क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन का सम करना है। तो सम कितना आ रहा है यहाँ पर, तो सम आप देख सकते हैं 10, 50, 80, इन सब चीज़ों को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना निकल कर आएगा ये, तो 50, 10, 60, 140, 240, 340, 440, 5, 6 एंड 7, तो ये निकल कर आता है टोटल 740, 740 निकल कर ये आता है। अब हमारी जो अगली टास्क है वो है फाइननेस मॉडुलस को निकालना, और जो फाइननेस मॉडुलस होता है इसका फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन, क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन डिवाइड बाय कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है जनरली कितना लिया जाता है, 100 लिया जाता है। कितना लेते हैं इसको हम, जनरली 100 लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन कितना है मेरे पास, 740, और 100 से इसको डिवाइड कर दिया तो फाइननेस मॉडुलस कितना निकल कर आ गया, 7.40 निकल कर आ गया। तो फाइननेस मॉडुलस कितना निकल कर आया फाइनली हमारे पास, 7.40। तो 7.40 के हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा उसे मैं देख लेता हूँ। सो ऑप्शन सी इज अ परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी हमारा यानी 7.40 करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाइल कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट बाय अ मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लंप शुड नॉट एक्सीड। यानी जब कंक्रीट को आप किसी मैकेनिकल वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो स्लंप कितने से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपको IS 456 कोड की गाइडलाइन मिलेगी। IS 456 कोड के अंदर क्लियर कट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर से ऊपर स्लंप एक्सीड नहीं करना चाहिए अगर आप मैकेनिकल वाइब्रेटर से यूज कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज सेग्रीगेशन होने का चांस रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंक्रीट इज अनसूटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर। यानी
कंक्रीट के अंदर वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन कब अनसूटेबल होता है, किस कंडीशन में? तो ड्राई कंडीशन में तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्पैक्शन हो ही नहीं सकता भाई, ड्राई कंडीशन है, स्लंप कितना होता है इसका, 0 होता है। अब देखिए ड्राई कंडीशन के अंदर स्लंप 0 है, इसलिए कॉम्पैक्शन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि कोई वर्केबिलिटी इसके पास है नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अर्थ मॉइस्ट की, तो इसके अंदर जो स्लंप वैल्यू होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वो 0 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सेमी प्लास्टिक जो होता है, सेमी प्लास्टिक के अंदर मॉइस्चर कंटेंट परफेक्ट लेवल पर होता है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। लेकिन जो प्लास्टिक कंडीशन होती है, इस प्लास्टिक कंडीशन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से आप इसमें मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज नहीं कर पाओगे। सो वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन नहीं करना है। कब? जब हमारी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कौन सी है, प्लास्टिक है, क्योंकि स्लंप की वैल्यू 5 सेंटीमीटर को एक्सीड कर चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन कराया था कि 6.5 सेंटीमीटर स्लंप में डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं हम प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कंडीशन में 6.5 सेंटीमीटर स्लंप है, जो 5 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है, दैट्स वाई आप यहाँ पर वाइब्रेटर यूज नहीं करेंगे। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड। भैया इस क्वेश्चन को करने में तो कोई रॉकेट साइंस लगनी नहीं है, सीधा IS 456 खोलिए, आपको टेबल मिलेगा वहां पर कंक्रीट के ग्रेड का। ऑर्डिनरी ग्रेड मिलेंगे, मीडियम मिलेंगे, फिर हायर मिलेंगे। तो M40 जो ग्रेड है वो आपको ऑर्डिनरी ग्रेड के अंदर नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से वो पूछ सकता है, डायरेक्ट कोडल प्रोविजंस हैं जो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड होलोज। हम्प्स का मतलब होता है जो डिप्रेशन ऊपर की तरफ उठते हैं, होलोज का मतलब होता है जो डिप्रेशन नीचे की तरफ जाते हैं। तो कंक्रीट सरफेस में से हम्प्स और होलोज को हटाने का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम्प्स और होलोज जो होते हैं उनको साफ किया जाता है ट्रोलिंग के माध्यम से। ट्रॉवेल देखिए अपने, ट्रॉवेल मतलब खुरपी जो होती है, उससे ही आप हम्प्स और होलोज को क्या करते हो, रिमूव करते हो। तो ट्रॉवेल से जो प्रोसेस किया जा रहा है उसे हम क्या कहता हूँ, ट्रॉवलिंग कहता हूँ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिनिशिंग इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि फिनिशिंग के अंदर तो ये दोनों डिफेक्ट निकल कर आ ही रहे हैं ना, इस वजह से ट्रॉलिंग हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है उसे मैं देख लेता हूँ। सो कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट हेल्प्स इन, कॉन्क्रीट का जो कॉम्पैक्शन होता है क्यों किया जाता है, क्या मदद करता है? क्या ये सेग्रीगेट करवाता है एग्रीगेट को? नहीं, सेग्रीगेशन को तो बचाएगा। कैसे? डेंसिटी को ज्यादा करता है। भाई कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, क्या पर्पज है? पर्पज एक ही है, सारे के सारे एयर वॉइड्स को हमें खत्म करना है, यानी पूरी की पूरी एयर को सिस्टम में से बाहर की तरफ निकालना है। जब सारी एयर बाहर निकल जाएगी, वॉइड हो जाएंगे जीरो, वॉइड हो जाएंगे जीरो, तो इस वजह से हमारी क्या डेंसिटी कॉन्क्रीट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है कॉम्पैक्शन। सेग्रीगेशन नहीं करवाएगा, ये डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। क्या ये वाटर को रिमूव करता है? नहीं, ये तो एयर को रिमूव करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वाटर को रिमूव नहीं करता, ये किसको रिमूव करता है, एयर को रिमूव करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्लीडिंग इज गुड टू एन एक्सटेंट इफ इट अकर व्हेन एंड कंक्रीट इज। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो ब्लीडिंग है वो किस एक्सटेंट तक होना सही माना जाएगा, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है कि अगर वहां तक ब्लीडिंग होती है तो ओके, लेकिन उसके बाद दिक्कत निकाल कर दे देगी। क्या ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ब्लीडिंग होना सही है? बिल्कुल नहीं भाई, ब्लीडिंग अगर हो गई ट्रांसपोर्टेशन में तो आगे चलकर जब कंक्रीट को आप प्लेस करोगे तो सेग्रीगेशन तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट के अंदर से पानी तो निकल चुका, सारे एग्रीगेट ही बचे हैं। क्या मिक्सिंग के समय ब्लीडिंग होना सही है? तो बिल्कुल सही है भैया, मिक्सिंग कर रहे हो अभी आप, मिक्सिंग में क्या होता है कि जो सीमेंट का पार्टिकल है ना, ये बड़ा चतुर होता है, ये पहले सारे पानी को अपने फ्लॉक्स के अंदर कैप्चर कर लेता है, जिससे आपको लगता है कि वाटर डेफिशिएंसी, और आप ऊपर से पानी को मिलाते हो इस वजह से कि भैया वाटर सीमेंट रेशो कम हो गया तो इसको बढ़ा दो। लेकिन वास्तव में वाटर सीमेंट रेशो नहीं बढ़ा, क्या बढ़ गई, फ्लूइडिटी बढ़ गई आपकी, जो वर्केबिलिटी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम चाहेंगे मिक्सिंग प्रोसेस के अंदर ही आपकी ब्लीडिंग हो जाए, फ्लॉक्स में से पानी बाहर अपने आप निकल कर आ जाए, जिससे वाटर का डेफिशिएंसी ना हो। तो मिक्सिंग में तो होने देंगे। क्या प्लास्टिक कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग होना सही है? तो प्लास्टिक में तो खुद मॉइस्चर कंटेंट है भैया, ब्लीडिंग लगवा के करोगे क्या, वो तो खराब हो जाएगा मामला उल्टा। प्लेसिंग के दौरान ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, क्यों? जैसे ही आप फॉर्मवर्क और शटरिंग को बाहर निकालोगे तो अगर पानी आपका ब्लीडिंग के जरिए पहले ही बाहर निकल चुका है और फिर आप शटरिंग को हटा रहे हो, फॉर्मवर्क को हटा रहे हो, तो वहां पर आपको क्लियर कट एग्रीगेट दिखते हैं। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हनीकॉम्ब। तो हनीकॉम्ब की प्रॉब्लम हो सकती है प्लेसिंग के दौरान ब्लीडिंग अगर आप कराते हो। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा, मिक्सिंग के दौरान ब्लीडिंग होना सही है। तो मिक्सिंग के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो नुकसानदायक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई कह रहे हैं सर मिक्सिंग से पहले, भैया मिक्सिंग से पहले तो बैचिंग की जाती है, और बैचिंग के अंदर कौन सा वाटर कंटेंट ऐड करते हो, वाटर कंटेंट तो मिक्सिंग में ऐड करते हैं ना। सो मिक्सिंग में आपकी ब्लीडिंग होना सही है, मिक्सिंग से पहले ब्लीडिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी इज रिकमेंडेड फॉर सीवियर एक्सपोजर। अब सीवियर एक्सपोजर के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि आरसीसी का मिनिमम ग्रेड कौन सा होगा। आइए इसको
खोलें अगर आप 4, 5, 6 तो उसके अंदर आपको सीवियरिटी वाली टेबल दी हुई है, जो भी चीज़ है ड्यूरेबिलिटी वाली टेबल दी गई है, उसके अंदर सीवियर एक्सपोजर के अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा M30। कम से कम आपको M30 यूज़ करना पड़ जाएगा आरसीसी का मिनिमम ग्रेड, तो सीवियर कंडीशन के लिए M30 यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ कॉन्क्रीट मिक्स हैज एंट्रैप्ड एयर अबाउट 1% रिजल्ट इन, यानी अगर कॉन्क्रीट के अंदर आपने 1% तक एयर को एंटर करवाया है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए एडमिक्सचर के अंदर एक टाइप के एडमिक्सचर होते हैं, उनको कहते हैं एयर एंटरनिंग एडमिक्सचर। अभी जो एयर एंटरनिंग एडमिक्सचर होते हैं इनका जो काम होता है वो क्या होता है, बाहर से हवा के बुलबुलों को कॉन्क्रीट मास के अंदर एंटर करवा देना। अब बाहर से एंटर क्यों करवाया जा रहा है, अब बाहर से एंटर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि पानी ऐड करके वर्केबिलिटी को इंक्रीज करवाएं, क्योंकि इससे कॉन्क्रीट मिक्स के अंदर लूजनेस आ सकती है। तो इसलिए वर्केबिलिटी को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एक दूसरा तरीका हम लोगों ने अपनाया क्या, जिसके अंदर हम बाहर से एयर को कॉन्क्रीट मास में एंटर करवाएंगे। जैसी एयर कॉन्क्रीट मास के अंदर एंटर होगा तो उसमें जो कॉन्क्रीट की लेयर्स हैं वो एयर बबल्स के ऊपर क्या करने लगती हैं, स्लाइड करने लगती हैं। यानी जो एयर बबल होता है वो एक बॉल बेयरिंग की तरह काम करता है। तो 1% तक अगर मिलाया है तब तक तो ओके, कॉन्क्रीट की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा किसकी टर्म्स में, वर्केबिलिटी की टर्म्स में। लेकिन 1% से ज्यादा क्वांटिटी कर दी तो एडवर्स इफेक्ट निकाल कर देगा। क्या भैया, एयर है, वॉइड्स क्रिएट करा देगी, डेंसिटी को कम कर देगी, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी कॉन्क्रीट की। सो 1% तक क्या करती है, ये कॉन्क्रीट की क्वालिटी को इंप्रूव कर देती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि विच सीमेंट हैज हायर कोरोजन रेजिस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा ये। कई किताबें इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखती हैं, तो हम देखेंगे सही आंसर क्या है। देखिए हैविंग हायर Na2O, ये तो एल्कली होता है, तो एल्कली तो फ्लोरोसेंस कराता है, कोरोजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन डी तो अपने आप ही क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब गौर करते हैं C3S के ऊपर। तो देखो C3S जो होता है एक तरीके का बोक कंपाउंड है, C2S भी बोक कंपाउंड है, C3 भी बोक कंपाउंड है। और ये जो बोक कंपाउंड होते हैं ये सीमेंट में कब बनते हैं, ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस, रोटरी क्लिन के अंदर बन जाते हैं सीमेंट क्लिंकर्स के अंदर। C3S जो होता है इसका क्वांटिटी है 45 से 65%, सही है। और उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो कितना होता है, 60 कैलोरी पर ग्राम। ये तो होता है 3 दिनों पर। और फिर होता है 106 कैलोरी पर ग्राम, ये होता है 106 कैलोरी पर ग्राम, ये होता है 90 दिनों के ऊपर। याद रखना इस चीज को। अब ये 1 ग्राम पार्टिकल की बात हो रही है, यहाँ पर टोटल की बात नहीं कर रहा अभी मैं। हम जानते हैं C3 जो होता है ये तो 4 से 14% होता है। कितना होता है, 4 से 14%, क्वांटिटी कम है। लेकिन अगर 1 ग्राम पार्टिकल की बात करें तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, 210 और 310 कैलोरी पर ग्राम। सही है क्या, कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम पार्टिकल के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है क्या, बिल्कुल ज्यादा है। C3S में टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, ये तो 1 ग्राम पार्टिकल है ना, 60 गुणा 45 कर दोगे आप तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा निकल कर आएगा। यानी टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इस केस में ज्यादा है। तो C3 और C3S इन दोनों के पास हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से इनको भी काम में नहीं लेना है कोरोजन रेजिस्टेंट में। तो किस सीमेंट को काम में लिया जाएगा, तो हमें काम में लेनी वो सीमेंट जिसके अंदर C2S ज्यादा होगा। भैया C2S हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम है। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होगा तो सरफेस पर क्रैक बनवाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बनवाएगा। जब सरफेस पर क्रैक ही नहीं बनेंगे तो बाहर मॉइस्चर कैसे आ पाएगा, यानी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एंट्री कैसे ले पाएगा जब क्रैक ही नहीं मिलेंगे उसको। तो अगर आपने ऐसी सीमेंट को काम में ले लिया जिसमें C3 और C3S दोनों ही ज्यादा हैं, तो C3 और C3S के पास हीट ऑफ हाइड्रेशन भी तो ज्यादा है, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर क्रैक निकल कर आएंगे और एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एंटर हो जाएगी और कोरोजन करवा देगी उल्टा। कोरोजन से तो बचाना था आपको, तो कोरोजन से बचाने के लिए याद रखिएगा ऐसी सीमेंट को काम में लेना है जिसके अंदर C2S जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट हो, बढ़िया क्वांटिटी के अंदर पाया जाए। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होने की वजह से क्रैक नहीं बनेंगे, तो बाहर एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर है वो अंदर नहीं जा पाएगा। सो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के BCTQ वीडियो लेक्चर को भी कंप्लीट कर लिया है और मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के BCTQ कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक साथियों मैं आपसे लेता हूँ विदा और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।